मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स का सिलेबस एवं मार्क्स डिटेल्स बतलाया था, जिसका वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आज के इस वीडियो में मैं मैथ्स का 5वां अध्याय समांतर श्रेणी का थ्योरी चर्चा करने जा रहा हूँ। यहाँ से हमारा आने वाला सभी वीडियो बोर्ड स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, आज मैं आपको क्लास 10th के 5वें चैप्टर समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम ये जान लें कि समांतर श्रेणी चैप्टर कुछ साल पहले क्लास 10th में नहीं था। बेसिकली यह चैप्टर जो है वह कंपटीशन का चैप्टर है, मुख्य रूप से अंकगणित का। यह चैप्टर अंकगणित का है, ठीक, जो कंपटीशंस में पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से इस चैप्टर से आपको जो रीजनिंग में सवाल पूछे जाते हैं और कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर हमारे सिलेबस में इस चैप्टर को डाला गया है, ठीक। इससे आप जो है रीजनिंग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कंपटीशन में जो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर का कंपटीशन के बुक में जो नाम है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसी से इसको उठा के लाया गया है, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे अनुक्रम, सीक्वेंस। ये अनुक्रम क्या होता है। सबसे पहले ये जानना है हमको कि अनुक्रम क्या होता है। किसी वस्तुओं या संख्याओं का वह समूह जो किसी विशेष नियम या सूत्र पर आधारित हो उसे अनुक्रम कहते हैं। या किसी वस्तु का समूह हो या किसी संख्या का समूह जो किसी विशेष नियम, किसी खास नियम पर आधारित हो या किसी खास फॉर्मूला पर आधारित हो, तो वह क्या कहलाता है, अनुक्रम कहलाता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं 1, 4, 9, 16, 25। जब आप इस एग्जाम्पल को देखते हो तो ऐसा लगता है कि यह जो है प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। ऐसा लगता है कि 1 जो है वह 1 का वर्ग है, 4 जो है वह 2 का वर्ग है, 9 जो है वह 3 का वर्ग है, 16 जो है वह 4 का वर्ग है, 25 जो है वह 5 का वर्ग है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो है यह क्या है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग। इस तरह से हम लोग इसका नेक्स्ट टर्म जो है वह हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह से जब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो यहाँ 2 है, 4 है, 8 है, 16 है और 32 है। अब इसमें हम जब रिलेशन देखते हैं तो देखते हैं कि ये बाद वाला जो है वो पहले वाला का 2 गुना है। प्रत्येक जो बाद वाला है वह पहले वाला का क्या है, 2 गुना। प्रत्येक जो बाद वाला है वह पहले वाला का 2 गुना है। इस तरह से हम इसका जो नेक्स्ट होगा, जैसे ये पहला टर्म हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये 5वां हुआ, तो 6ठा, 7वां, 8वां आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये जो है एक विशेष नियम पर आधारित है कि प्रत्येक बाद वाला जो है वह पहले वाला का, जस्ट पहले वाला का 2 गुना है। ठीक उसी तरह से जब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं तो 4 है, 8 है, 12 है, 16 है और 20 है। 4, 8, 12, 16, 20। जब हम इसको गौर से देखते हैं तो एक चीज नजर आता है कि ये जो हम देख रहे हैं प्रत्येक टर्म का जब स्टडी करते हैं तो ये पता चलता है कि बाद वाला जो है वह पहले वाले में 4 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। जैसे 4 में 4 जोड़ दिए 8, 8 में 4 जोड़ दिए 12, 12 में 4 जोड़ दिए 16, 16 में 4 जोड़ दिए 20। इस तरह से प्राप्त होता है। यानी बाद वाला जो है वह पहले वाले में 4 जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इसमें अब एक चीज ये भी पता चलता है कि इस दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना है, 4 है। इस दोनों के बीच का जो अंतर है वह कितना है, 4 है। इस दोनों के बीच का जो अंतर है वो 4। ठीक उसी तरह से हम लोग नीचे देखते हैं 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। और इसमें एक खास बात है कि लास्ट में लिखा हुआ है 19, ठीक, जबकि ऊपर वाले किसी भी एग्जाम्पल में ऐसा नहीं था। इसके लास्ट में लिखा हुआ है 19। इसका ये मतलब हुआ कि यह जो आपका सीक्वेंस है वह 3 से शुरू होता है और 19 पर खत्म हो जाता है। यानी इसमें लिमिट है, इसमें लिमिट नहीं है। इसमें लिमिट है यानी यह सीमित है और यह सीमित नहीं है। ऊपर के तीनों एग्जाम्पल सीमित नहीं है, लेकिन ये जो चौथा एग्जाम्पल है आपका वह सीमित है। अब इसमें एक बात हमको देखना है कि आखिर इसमें क्या रिलेशन है। जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि 3 और 5 दोनों में 2 का अंतर है, 5 और 7 दोनों में 2 का अंतर है, 7 और 9 दोनों में 2 का अंतर है, 9 और 11 दोनों में
2 का अंतर है। इस तरह से हमको पता चलता है कि ये जो बाद वाला है वो पीछे वाले में 3 जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 3 में 2 जोड़ दिए 5, 5 में 2 जोड़ दिए 7, 7 में 2 जोड़ दिए 9, 9 में 2 जोड़ दिए 11। इस तरह से यह क्रम चलते चलते कहां तक जाएगा? 19 तक जाएगा। हम इसके आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि इसमें अंकों की संख्या सीमित है। इसमें जो है अंकों की संख्या सीमित है, ऊपर वाले तीनों एग्जाम्पल में अंकों की संख्या सीमित नहीं है। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अनुक्रम का। तो ये सब अनुक्रम है। ये जो चारों एग्जाम्पल देखते हैं हम, वह चारों अनुक्रम है। क्यों? ये पहला जो है वह खास नियम पर आधारित है। क्या है? कि प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। दूसरा जो है वह क्या है? कि प्रत्येक संख्या में 2 गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वही नेक्स्ट संख्या है। तीसरा में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि 4 जोड़ने पर जो है नेक्स्ट नंबर जो है वो प्राप्त हो जाता है। हमको 4 जोड़ते जाएंगे, आगे वाला नंबर आता जाएगा, आगे वाला नंबर आता जाएगा। ठीक उसी तरह से नीचे वाला में देखते हैं कि 2 जोड़ते जाएंगे, आगे वाला नंबर आता जाएगा, और यह क्रम चलता रहेगा 19 तक। अब हमको आना है कहां पर? समांतर श्रेणी पर। एक्चुअल में समांतर श्रेणी भी एक अनुक्रम है। एक्चुअल में समांतर श्रेणी भी एक अनुक्रम है। यहाँ पर जो हम डिफिनेशन लिखे हैं वह है वह अनुक्रम जिसमें किसी पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो। जिसमें किसी पद, कोई एक पद ले लें और उसके ठीक पूर्व पद, उसके ठीक पूर्व पद, वह अनुक्रम जिसमें किसी पद एवं उसके ठीक पूर्व पद, उसके ठीक पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक पूर्व पद कहने का तात्पर्य है कि जो संख्या हम ले रहे हैं उसके जस्ट पहले जो है, ऐसा नहीं कि उसके पहले 5 संख्या है तो पांचों नहीं है, उसके ठीक पहले जो संख्या है वह अनुक्रम। मेरे डिफिनेशन में लिखा हुआ है वह अनुक्रम। इसका मतलब है कि समांतर श्रेणी भी एक अनुक्रम है, लेकिन इसमें खास गुण होना चाहिए। खास गुण क्या है? कि किसी पद और उसके ठीक पूर्व पद का अंतर जो होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। जैसा हम लोग तीसरा और चौथा एग्जाम्पल में देखे, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल में देखे, जैसे 8 और 8 के ठीक पहले है 4, तो 8 - 4 बराबर क्या? 4। 8 - 4 बराबर 4। जैसे 12 में से 8 घटा लेंगे, 12 के ठीक पहले है 8, 12 में से 8 घटा लेंगे, क्या आ जाएगा? 4। जैसे है 16 में से 12 घटा लेंगे, 16 में से 12 घटा लेंगे तो आ जाता है 4। जैसे है 20 में से 16 घटा लेंगे तो आ जाता है 4। हम देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 पद के बीच, जो 2 लगातार पद के बीच जो अंतर है मेरा, वह क्या है? इक्वल है, नियत है। तो यही चीज क्या कहता है? समांतर श्रेणी, कि जब 2 पदों के बीच अंतर जो हो वह क्या हो? नियत हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो वह अनुक्रम जिसमें किसी पद एवं उसके ठीक पूर्व पद का अंतर सदैव नियत हो, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, तो जितना अनुक्रम है सब अनुक्रम समांतर श्रेणी नहीं होता है, लेकिन सभी समांतर श्रेणी अनुक्रम होता है। हम लोग इस बात को भी जाने कि जितना भी समांतर श्रेणी होता है वह अनुक्रम होता है, लेकिन सभी अनुक्रम समांतर श्रेणी हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ वही अनुक्रम समांतर श्रेणी होगा जिसके पदों के बीच का अंतर जो होगा वह क्या होगा? नियत होगा। जैसे हम लोग अगले एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे 3 है और 5 है, 3 है और 5 है, तो 5 के ठीक पहले है 3, तो 5 में से 3 घटा देते हैं हम लोग तो आ जाता है 2। जैसे है 7, पद को हम लोग ए या टी से सूचित करते हैं, सार्वंतर जो है उसको डी से सूचित करेंगे, एनवा पद एन या टीएन से सूचित करते हैं, और एन पदों के योग को एसएन से सूचित करते हैं। बार बार हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चे एन और एसएन और टीएन में गलती कर जाते हैं, इसलिए हम बार बार इसको इंडिकेट कर रहे हैं कि प्रथम पद ए या टी से सूचित किया जाता है, सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है, एनवा पद को एन या टीएन से सूचित किया जाता है, और एन पदों के योग को एसएन से सूचित किया जाता है। अब जो मेरा एग्जाम्पल था वो था 3, 5, 7, 9 डैश 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 19। अब जरा सा हम लोग इसको देख लें। ये जो पहला पद है मेरा वो हो गया A1 3, और ये जो है दूसरा पद वो हो गया मेरा A2 5, ये जो तीसरा पद है वो हो गया मेरा A3 7, ये जो चौथा पद है वो हो गया मेरा A4 कितना 9, और ये जो 19 है इसके बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोग इसको इंडिकेट कर लेंगे AN। अब आपको सवाल रहेगा कि जैसे इस तरह से कोई सीक्वेंस दिया रहेगा या एपी दिया रहेगा, कहेगा इसका प्रथम पद बताइए और सार्वंतर बताइए। तो प्रथम पद तो आप आसानी से बता सकते हो। प्रथम पद जो मेरा है वो क्या है?
प्रथम पद यानी A1 मेरा है 3, तो आप आसानी से बता सकते हो प्रथम पद 3 है। अब दूसरा पद कहता है कि दूसरा क्वेश्चन आपका कहता है कि इसका सार्वांतर बताइए, सार्वांतर इसका क्या होगा। तो सार्वांतर आप यहाँ लगातार दो टर्म से निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा, यानी बाद वाले टर्म में से ठीक उसके पहले वाले टर्म को घटाना पड़ेगा, यानी A2 माइनस A1 कर लेंगे तो हम लोग 5 माइनस 3 यानी कि 2 होगा। ठीक उसी तरह से फिर D निकालना है हमको, तो A3 माइनस A2 कर सकते हैं, यानी कि 7 माइनस 5 कर सकते हैं, यानी 2। तो इस तरह से आप कहीं से भी D निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसके लिए प्रथम 2 पद ही चाहिए, कहीं जहां 2 लगातार पद मिल जाए वहां से हमको D निकाला जा सकता है, हम D प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे यहीं पर आपका है, अब अगर आपको यहां से D निकालना है यानी A4 माइनस A3 करके, तो आप लोग बताएं कि A4 माइनस A3 करेंगे तो क्या होगा। जैसे 9 माइनस 7 यानी कि 2। अब हम देख रहे हैं D निकाल रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि सब जगह D क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका मतलब यह AP में है। ऐसा भी सवाल हो सकता है कि अगर सिर्फ सीक्वेंस दे देगा आपको कि आप बताइए यह AP में है कि नहीं, तो जितना भी लगातार टर्म होगा वहां से हम लोग D निकालेंगे। अगर सब D का मान बराबर आ जाएगा तो इसका मतलब वह सीक्वेंस जो है वह AP में है। अब दूसरा बात, सवाल यही रहेगा आपका, कहेगा कि इसमें से प्रथम पद बताएं और सार्वांतर बताएं। तो प्रथम पद आपको फर्स्ट में जो लिखा हुआ रहेगा वह प्रथम पद होगा यानी 3। सार्वांतर आप कहीं भी 2 लगातार नंबर को माइनस करके बता सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों को फॉर्मूला प्राप्त होता है सार्वांतर का, यानी D बराबर A2 माइनस A1, D बराबर A3 माइनस A2, यानी जो पद ले रहे हैं उसके ठीक पहले वाला पद। जैसे A4 के ठीक पहले आता है A3 तो A4 माइनस A3, जैसे A5 के ठीक पहले आता है A4 तो A5 माइनस A4। अब D का व्यापक अगर हम फॉर्मूला देखें तो N के ठीक पहले आता है N माइनस 1, तो D बराबर हो जाएगा AN माइनस AN माइनस 1। इस तरह से आप D निकाल सकते हो। ठीक, प्रॉब्लम हम लोग यहाँ देख चुके हैं। अब इसका दूसरा चीज आता है कि आपको दिया रहेगा प्रथम पद, दिया हुआ रहेगा प्रथम पद आपको पता होगा। मान लीजिए कि प्रथम पद आपका दे दिया A बराबर 2, प्रथम पद आपका दे दिया A बराबर 2 और D बराबर यानी सार्वांतर आपका दे दिया D बराबर 5, सार्वांतर दे दिया आपका 5। A और D आपको 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा पद बताइए, चौथा पद बताइए, 5वां पद बताइए, 10वां पद बताइए या nवां पद बताइए। इस तरह से आपका प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी ऐसा जो भी सवाल होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा। जितना भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है वो ऑब्जेक्टिव में आता है। आपका जो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें लगभग 20 से 30 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो फॉर्मूला बेस्ड होगा या 1 लाइनर होगा, 1 से 2 लाइन में, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। ऐसा ही सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, अति लघुत्तरीय प्रश्न में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है प्रथम पद A बराबर दे दिया है 2, सार्वांतर D बराबर दे दिया है 5। अब हमको निकालना क्या है, इसका तीसरा पद आपको कह देगा A3 बताइए, A3 बराबर व्हाट, A5 बताइए, A5 बराबर व्हाट। अब हमको A3 निकालना है और A5 निकालना है, A3 निकालना है और A5 निकालना है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं A2 बराबर A प्लस D। अब इस फॉर्मूला को समझने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। मेरा जो एग्जांपल है 3, 5, 7, 9 डैश 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 19। अब यहाँ पर देखिए 3 और 5, 3 में 2 जोड़ते हैं तब 5 आता है, फिर 5 और 7, 5 में 2 जोड़ते हैं तब 7 आता है, फिर 7 और 9 तो 7 में 2 जोड़ते हैं तब 9 आता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये मेरा D है, ये भी D है और ये भी D। अब अगर मान लो कि आपको पहला पद पता है और D पता है, दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A प्लस, इसमें एक ही D है इस दोनों के बीच में, तो A प्लस D। अब अगर आपको 7 निकालना है, सिर्फ A पता है और D पता है, तो A3 निकालना है, तो A में हम लोग क्या करेंगे, D देख रहे हैं 7 तक आने में D कितना बार आता है, 2 बार आता है, तो A प्लस D, यानी इसका मतलब हो गया A प्लस 2D। उसी तरह से अगर हमको चौथा पद निकालना है तो चौथा पद तक आने में हमको D कितना बार आता है, 3 बार आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, A में D को 3 बार जोड़ लें, तो इस तरह से हमको प्राप्त होता है A प्लस 3D। तो हम देख लिए कि दूसरा पद निकाले तो A प्लस D,
तीसरा पद निकाले तो a प्लस 2d, चौथा पद निकाले तो a प्लस 3d। इसका ये मतलब हुआ कि जो पद हम निकालते हैं उससे एक कम पद से हमको d में गुना करना है और उसमें a को जोड़ना है। अब उसी तरह से यहाँ पर फॉर्मूला बनता है a2 बराबर a प्लस d, a3 बराबर तो 3 है यहाँ तो d के साथ 2 गुना होगा तो a प्लस 2d, a4 है तो 4 से एक कम 3 होता है तो a के साथ जो है वह d को 3 से गुना करके जोड़ देना है। फिर a5 होता है तो d को क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे, उसमें a जोड़ देंगे यानी a प्लस 4d। a6 बराबर तो a प्लस 6 से एक कम होता है 5 तो d को 5 से गुना करके जोड़ देंगे यानी a प्लस 5d। ठीक इसी तरह से मेरा फॉर्मूला होता है an का। चूंकि an कौन सा पद है ये हमको जानकारी नहीं होती है, अगर n का वैल्यू पता होगा तो वो फॉर्मूला भी ठीक इसी जैसा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर n है तो n से एक कम होता है n-1 तो n-1 को हम लोग d में गुना कर देते हैं और उसमें a जोड़ देते हैं। तो इस तरह से मेरा फॉर्मूला बनता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। फॉर्मूला हम रिपीट कर रहे हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। a क्या है प्रथम पद, n क्या है पदों की संख्या, n जो है मेरा वह है पदों की संख्या, n क्या है पदों की संख्या और d मेरा सार्वंतर है जो हम पहले बता चुके हैं। तो ये हो गया nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला। nवां पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है मेरा वह है an बराबर a प्लस n-1 इंटू d। अब दूसरा फॉर्मूला है कि कोई एपी, जैसे ये एपी दिया हुआ है कहेगा इसके सभी पदों का योग बताएं, सब पद को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा। अब हम लोग इस सब को ऊपर नीचे लिख के जोड़ें ये मुश्किल है, थोड़ा सा समय लगेगा, जोड़ तो लेंगे लेकिन समय लगेगा। इसलिए इसके लिए फॉर्मूला जो बना है वो है, उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं SN से। SN मीन्स किसी एपी के n पदों का योग। SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। या इसका आप दूसरे तरीके से भी इसको अप्लाई करते हैं, SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an मीन्स क्या nवां पद, यहाँ पर nवां पद जो होगा वो अंतिम पद होगा जिसको हम l से भी सूचित करते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है आपका SN बराबर n/2 इंटू a प्लस an या l, ये इसी फॉर्मूला से बना है। SN बराबर यहाँ पर फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के चैप्टर में आपको समांतर श्रेणी बताया गया है रविंदर सर के द्वारा, ठीक ना। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और इस चैप्टर में जो कि आज हम लोग मैथ का चैप्टर शुरू किया जिसका पहला क्लास था ये समांतर श्रेणी, इस चैप्टर में आज के क्लास में मुख्य रूप से आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी दिया गया है और परिभाषा को समझाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी पसंद आया होगा। इसी पाठ के अगले वीडियो में हम इस पाठ के सभी इम्पोर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें आप लोगों को यह आज होमवर्क दिया जाता है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उन्हें आप सेल्फ से घर पे बनाएं। और यदि किसी भी सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट वाले सेक्शन में लिख के आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपके सारे सवालों को सॉल्व करने की हम कोशिश कर सकें। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को पढ़ाई में यह वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है तो हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।